सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि सभी प्रकार की कंपटीशन के एग्ज़ाम में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है वो उठाए जाते हैं और ये अभी जीवंत मुद्दा भी चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का पूरे विश्व के सामने बड़ी समस्या है। इससे सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल, इसके यदि अपन इसकी परिभाषा समझेंगे तो इसके दो टुकड़े अपन कर लेते हैं। ग्लोबल यानी वैश्विक, विश्व है, और इस ग्लोब को अपन ये बना दिया अपने विश्व है ना। ग्लोबल वैश्विक उष्णता, वार्म मानी गर्म होना, और गर्म को ही बोलते हैं उष्णता। यानी ये जो अपने पृथ्वी का टेम्परेचर है, सामान्य रूप से पृथ्वी का औसत तापमान है वो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। 14 डिग्री सेंटीग्रेड से इस पृथ्वी का तापमान और बढ़ जाना, औसत तापमान में बढ़ोतरी ही क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गई? क्या होता है? पूरी पृथ्वी के औसत टेम्परेचर में वृद्धि हो जाना, औसत तापमान बढ़ जाना, वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा नाम है इसका विश्व उष्णता। ये क्यों होता है? तो इसका एक कारक है जो सबसे बड़ा कारक है, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको समझना पहले। कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव किसका कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्रीन हाउस का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन हाउस है, ये नाम दिया क्यों गया, इसके बारे में आप देखिए। मान लीजिए ये एक अपना कमरा है, और ये कमरा है, इस कमरे को दीवारों की ईंट भाटों की जो पत्थरों से जो दीवार बनी है, इसको अपन कांच से बना दें, कांच के द्वारा बना दिया जाए, तो आने वाली प्रकाश की किरण इस कांच को क्रॉस करके अंदर तो आ जाएंगी कमरे में, लेकिन यहाँ से जो अवरक्त किरणें दोबारा बाहर निकलनी चाहिए, कांच है वो उसको रोक देगा। कुछ ऐसी ही कहानी है जो ठंडे देश हुआ कर हैं। ठंडे देशों में, ये जो ठंडे देश थे, वहाँ पर पेड़ पौधों का सर्दी के कारण उगना बहुत ही एक कठिन चुनौती का काम था। पेड़ पौधे उगते नहीं थे। इसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने? एक ऐसा घर बनाया, एक ऐसा हाउस बनाया जिसकी दीवारें कांच की बनी हुई थी। ये सपोज कीजिए वो घर है जिसकी दीवारें कांच की बनी हुई है। सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश की रोशनी यहाँ इस कांच को क्रॉस करके और इस घर के अंदर पहुँच रही है, वैज्ञानिकों ने क्या किया? इस कांच वाले घर के अंदर छोटे छोटे पौधे उगा दिए। ये देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश यदि पेड़ पौधों को नहीं मिल पा रहा है, उन्हें तापमान नहीं मिल पा रहा है, टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका निराकरण कैसे किया जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। किया क्या था? कांच का घर बना दिया, अंदर पेड़ पौधे उगा दिए गए। सूर्य से आने वाली किरणें हैं, इस कांच को क्रॉस करके आपने देखा होगा, अपवर्तन परावर्तन की घटनाएं कभी पड़ी हुई होगी कि सूर्य का प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है। तो आर पार आ गया, क्रॉस करके प्रकाश अंदर प्रवेश कर गया, अंदर का तापमान बढ़ गया। अब क्या होता है? जो हीट, जो गर्मी इस घर के अंदर आई है, अब ये घर कब ठंडा होगा? ये अंदर जो गर्मी आ गई, ये कब ठंडा होगा? जब ये जो किरणें बाहर से आई थी, ये किसी न किसी रूप में बाहर निकलेंगी, वापस इस घर से बाहर निकलेंगी, तब ये जाके क्या होगा? ये ठंडा होगा। लेकिन कांच, इससे निकलने वाली अब जो अवरक्त जो किरणें हैं, उठने वाली किरणों को बोलते हैं अवरक्त किरणें, जो यहाँ से अब उठेंगी। जैसे ही यहाँ से किरणें उठी तो वो जाकर के कांच से जाके टकराएंगी, और कांच के बाहर वो निकल नहीं पाएंगी। इसे कांच की दीवारों से टकरा करके पुनः क्या कर देंगी?
इसी घर को अंदर से गर्म कर देंगी। यानी जहाँ ठंडा होने का प्रयास किया जा रहा था, ठंडे किरणें यदि बाहर निकल जाती तो घर है वो ठंडा हो जाता, लेकिन उल्टा हो जाता है कांच के कारण। किरणें टकरा करके पुनः है उसी इसके जो धरातल है इसको पुनः क्या कर देती हैं, गर्म कर दी। और गर्म करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर पेड़ पौधे आसानी से उगने लग गए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से होने लग गई। तो जहाँ ठंडे इससे प्रभावित होकर के, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, क्योंकि ये घर बनाया है कांच का, इसलिए घर को हाउस भी बोलते हैं हाउस। तो इसको मैं कह दूं घर बोल दूं, गृह बोल दूं, हाउस बोल दूं। पेड़ पौधे कैसे होते हैं, रंग कैसा होता है, हरा होता है, इसलिए इस घर का नाम दे दिया गया। पेड़ पौधे इसके अंदर है और कांच बाहर से है, बाहर से कोई आर पार देखता है तो उसे अंदर से हरा हरा घर नजर आता है, इसलिए इसे कहा गया हरित गृह या ग्रीन हाउस। क्या कहा गया, ग्रीन हाउस। अब देखो ग्रीन हाउस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी हुआ टेम्परेचर का बढ़ जाना। कोई न कोई एक ऐसा कोई कारक आएगा जो अवरक्त किरणों को बाहर नहीं जाने देगा, जिसके कारण टेम्परेचर तापमान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन इस ग्रीन हाउस को अपन इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर अपन कैसे अप्लाई करें ग्रीन हाउस प्रभाव को। देखिए ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर धीरे धीरे आपको पता है वायुमंडल एक बैलेंस गैस है। वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है ना, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल की जो परतें हैं उनको मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। अपन बात करते हैं कि वायु जो पूरी पृथ्वी है इसके अपन 3 भागों में इसका अध्ययन करते हैं। एक इसका जलमंडल है, एक पृथ्वी का स्थल मंडल है और एक पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, और तीनों ही जगह पर जहाँ जहाँ जीव निवास करते हैं उसे कहा जाता है जैव मंडल। क्या कहा जाता है, जैव मंडल। तो जैव मंडल के तीनों भाग शामिल है। समुद्र में पानी में भी जीव रहते हैं, पृथ्वी पर भी, स्थल पर भी रहते हैं, तो वायु में भी रहते हैं। तो ये होता है जैव मंडल जहाँ जीव निवास करते हैं। अब बात करते हैं जो अपना जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की अपन बात करें तो वायुमंडल में 0 से लगा करके 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई वो क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है, जो ध्रुवों पर होती है। ध्रुव कहाँ है, ऊपर। तो ध्रुवों पर तो है 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई, लेकिन भूमध्य रेखा से अपन जब देखते हैं तो वो ऊंचाई जाती है 18 से 20 मीटर तक चली जाती है। ठीक है, यही कारण हुआ। अब जो क्षोभ मंडल है, यहाँ ध्यान से देखना, क्षोभ मंडल जिसके अंदर मौसम संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। उसके बाद में एक जो ऊपर आती है परत 50 किलोमीटर तक, 10 से 50 मान लीजिए इसको, या आप 20 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई मान लीजिए, जो सामान्य औसत है। ये इस परत का नाम है समताप मंडल। क्या नाम है, समताप मंडल। अब देखो इस समताप मंडल के अंदर गैस पाई जाती है जिसकी सघनता ज़्यादा होती है, और वो होती है आपके 30 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है। मान लीजिए ये जो एरिया है, इस एरिया में ये तो पूरी समताप मंडल है। इसका कहाँ से आई, मैंने 10 से भी 50 बता दिया आपको, 20 से भी 50। 20 कहाँ से आई, विषुवत रेखा से 20 किलोमीटर तक का क्षोभ, तो 20 से ऊपर 50, ध्रुवों पर 10 से 50। क्लियर है बात कि ऊंचाई समताप मंडल है। इस समताप मंडल में 30 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत, जो ओजोन गैस है उसकी सघनता है, और उसी सघनता के कारण उसे क्या कहा जाता है, ओजोन परत भी कह दिया जाता है। अब ये जो ओजोन है, अब बात करें कि क्या इसके अंदर भी है समताप मंडल वाला, ये जो भाग बच गया 20 से 30 वाला, 10 किलोमीटर वाला, क्या इसमें भी है? बिल्कुल, इसके अंदर भी क्या है, पाई जाती है कौन सी गैस, ओजोन। अब ये ओजोन इसके अंदर, लेकिन इसकी सांद्रता क्या हो गई, धीरे धीरे इसकी कम हो गई।
अब लगभग 90% भाग 90% 90% जो ओजोन है वो तो इस समताप मंडल के अंदर है। अपन ने दो चीज़ कई बार देखी है कि ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस भी होती है, तो ओजोन को जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है। यानी ओजोन एक तरफ तो प्रदूषक गैस बन रही है, हमारे लिए खतरा बन रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ओजोन उसके लिए उत्तरदायी गैस बनी हुई है, और एक तरफ ये हमारे जीवन की रक्षा करने वाली परत बनी हुई है। कई बार हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, तो यहाँ से मैं क्लियर करूँगा आपके। अब भी क्षोभ मंडल के अलावा जो 10% समताप मंडल की 90% के अलावा जो 10% क्या बच गई, ओजोन जो गैस बच गई, वो कहाँ पाई जाती है? एक क्षोभ मंडल में पाई जाती है 10% गैस। और 10% जो इस क्षोभ मंडल में है वही उत्तरदायी होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली 10% ओजोन किसके लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, जबकि जो समताप मंडल में पाई जाने वाली 90% ओजोन है वो हमारी जीवन रक्षक परत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्षोभ मंडल वाली 10% किस प्रकार से हमारी पृथ्वी, ये जो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग या फिर बात कहें अपन हरित ग्रह प्रभाव के लिए किस प्रकार से उत्तरदायी है, वो अभी आप देखिए। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकार से जो है संपन्न होता है पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर क्या है, बड़े काम की बात है, क्या पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि पेड़ पौधों की संख्या होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? पेड़ पौधे कम हो गए जो लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे थे, लेकिन यदि पेड़ पौधे कम हो गए तो पृथ्वी पर क्या बढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई। जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? वायुमंडल में पहुंचेगी, सीधी सी बात है। और वायुमंडल में मेन भाग कौन सा आ गया? यही क्षोभ मंडल वाला, ये क्षोभ मंडल। इसके अंदर क्या क्या चीज पहुंच गई? एक तो श्वसन क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा, जिसे पेड़ पौधे ले नहीं पाए, बैलेंस बराबर नहीं बन पाया, क्योंकि पेड़ पौधे की जंगल की बराबर कटाई होने लग गई। अब ये एक तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, और वो कहाँ पहुँची है? सघनता कहाँ है? क्षोभ परत में है। ठीक है, दूसरी बात अभी मैंने आपको बताया था, जो एक गैस और कौन सी बता दी है अभी आपको? ओजोन, जो एक क्षोभ मंडल के अंदर उपस्थित है। कौन सी? 10% भाग वो, यानी ओजोन। और ओजोन का सूत्र होता है, ये ओजोन के लिए वैसे अलग से आपको एक बना दूंगा वीडियो। ओजोन का सूत्र होता है O3। इसके अलावा अन्य गैसों के अंदर बात करें तो आता है मेथेन गैस, मेथेन, और सूत्र होता है CH4। अब मेथेन कहाँ से निकलती है? मेथेन मूल रूप से बायोगैस है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है, जुगाली करने वाले पशुओं में मुंह से कौन सी गैस निकलती है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, कौन सी निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। ठीक है, कार्बनिक गैस है ये, क्योंकि कार्बन है इसके अंदर, मेथेन। इसके अलावा एक और जहरीला पदार्थ है, ये भी धीमा जहर है वैसे, CFC। C का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके बारे में अपन और जब ओजोन का अपगठन देखेंगे उसमें इसको विस्तार से बताएंगे। अलग अलग प्रकार की फ्रियोन होती है, फ्रियोन 121, 103, है ना, फ्रियोन 11, उनको अलग अलग तरीके से आपको समझा देंगे। तो कहने का मतलब है ये जो गैस है ये कहाँ पहुँच गई? क्षोभ मंडल में। अब देखिए, ये हमारा सूर्य है, वही इस घर से अब आपको तुलना करनी है, करेंगे। ये अपना समताप मंडल था। ठीक है, लगभग, अब बड़े ध्यान से सुनना बात, सूर्य से आने वाली किरणें क्षोभ मंडल में जाने से पहले किससे गुजरती हैं? समताप मंडल से गुजरती है। तो लगभग 98% पराबैंगनी जो विकिरणें होती हैं
वो 98% पराबैंगनी विकिरणों को समताप मंडल की सघनता वाली ओजोन जो है वो उसे क्या कर देती है, उन्हें रोक देती है। ठीक है, बाकी कितने परसेंट बताया मैंने, 98%, यानी 2% अभी भी पराबैंगनी विकिरणें बची हुई है, जो कहाँ आने वाली है, इसको चीरते हुए पृथ्वी तक आएंगी। ये आने वाली सूर्य की प्रकाश की किरणें सौर मंडल से कहाँ पहुँचती है, हमारी इस स्थल पर पहुँचती है, जमीन पर पहुँचती है। ठीक है, जमीन पर पहुँचने के बाद में जैसे ही सूर्य की किरणें आई तो ये बताइए हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से कांच में से किरणें आई थी और अंदर का टेम्परेचर बढ़ा था, और अपन देखते हैं कि दिन में जब सूर्य चमकता है तो आपको गर्मी महसूस होती है, तापमान बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाता है उसके बाद वैसे वैसे तापमान धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डाउन आने लग जाता है, कम होने लग जाता है, होता है। अब जैसे जैसे सूर्य का तापमान कम होता जाएगा, आ जाओ, सूर्य का तापमान कम होता जाएगा, पृथ्वी का तापमान कम होता जाएगा, और रात के 11-12 बजे तक धीरे धीरे जो जमीन हमारी दोपहर में टेम्परेचर से उबल रही थी सूर्य के प्रकाश से, रात 11-12, 1, 2, 3, 4 बजे तक क्या कैसी हो जाएगी, बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्यों? अब देखिए क्यों, क्योंकि सूर्य से के प्रकाश की आने वाली किरण कहाँ पहुंची थी, हमारी सतह पर पहुंची, जमीन पर पहुंची, जिससे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया पृथ्वी का। अब जैसे ही सूर्यास्त होता है, यहां जो पृथ्वी के स्थल पर पहुंची है कौन सी किरणें, अब वो अवरक्त किरणों का रूप लेने वाली है। यानी ये जब इस जमीन में से बाहर वापस निकलेगी, वायुमंडल के अंदर जाएगी, तभी तो ये हमारी पृथ्वी की सतह ठंडी होगी। जब ये वापस बाहर निकलेंगी तभी तो ठंडी होगी। लेकिन अब बात के काम की सुनना, वायुमंडल की क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मेथेन और CFC, जिनके लिए उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही है। कौन है? मनुष्य जिम्मेदार है इन सब के लिए। मानवीय घटनाओं के कारण इनकी मात्रा है वो बढ़ गई है। अब यहां से जैसे ही अवरक्त किरणें पुनः उठेंगी वायुमंडल में जाने के लिए, बड़े ध्यान से देखना, तो ये जो कांच की ऐदर से जो दीवार यहां बनी हुई थी, जो दिख रही थी, वैसी की वैसी इन गैसों ने एक ऐदर से दीवार तैयार कर दी है। ऐदर से दीवार तैयार हो गई है और इस दीवार से जाके सीधी अवरक्त किरणें इस दीवार से टकराएंगी, जैसे यहां इस कांच से टकराई थी, और कांच से टकरा करके पुनः कहां आ गई थी, नीचे जमीन पर आ गई थी। वैसा का वैसा ही यहां होता है, ये अवरक्त किरणें ऐदर से गैसों की ऐदर से दीवार से टकरा करके पुनः कहां आ जाती हैं, पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस। इस जो एक प्रयोग किया था, यहां से ये नाम उठाया गया। फिर इसलिए ये नाम उठा करके इस प्रभाव को, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इन गैसों के कारण तापमान बढ़ना, वो कहलाया प्रभाव कौन सा, ग्रीन हाउस प्रभाव। और इस तापमान बढ़ने को पूरे को क्या बोल दिया, ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या बना, हरित ग्रह प्रभाव। और हरित ग्रह प्रभाव का क्या कारण बना, उसके लिए परीक्षा में प्रश्न आता है, हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो आप बताओगे कि साहब ये जिम्मेदार है, बता सकते हो। और मूल रूप से ये सारी गैस जिम्मेदार है, इसलिए इन गैसों को कहा गया है ग्रीन हाउस गैसें। और परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है ग्रीन हाउस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 98% उत्तरदायी है ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र है CO2। 98 सबसे अधिक उत्तरदायी। परीक्षा में प्रश्न आता है क्रम से बताइए, क्रम से बताइए सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, 2 नंबर पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है। सबसे पहले कौन सी आई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 2 नंबर पर आती है मेथेन, कौन सी आती है, मेथेन यानी CH4। और 3 नंबर पर जो आती है वो आ रही है आपकी ओजोन।
फिर कुछ में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑप्शन में आपके क्या आ जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, मेथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन आ गया। फिर आपसे पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। अब यहां ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। अब देखो, आपने वायुमंडल का टेम्परेचर भी आपने बढ़ा दिया पृथ्वी का। अब इसका परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम क्या निकलेगा यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो? अब देखना, बता दो। ध्रुवों का पिघलना, ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पिघलती है क्या कभी? हाँ, कब? भाई पानी की 3 अवस्था होती है। पानी ठोस भी होता है, पानी द्रव अवस्था में भी होता है, और पानी गैसीय अवस्था में भी होता है। तीनों अवस्थाओं में होता है। अन्य भय पंखों मत चालू कर रहे। तीनों अवस्था में पानी की तीनों अवस्थाएं होती हैं। अब अपने को पता है ये हमारी पूरी पृथ्वी है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बड़े ध्यान से सुनिए आप। कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है? पूरी पृथ्वी पर जो पृथ्वी है उसका जलमंडल कितना है? 2/3, लगभग 71% क्या है? जल है। पूरी पृथ्वी पर 71% जल है। और अपन इसको 2/3 का मतलब 75% मान लेते हैं एक बार, यानी कि 75% ये रहा अपना मूल पॉइंट, है ना। इसको पाई डायग्राम से मैं बताता हूं। देखो, पूरे पे पानी है, क्या बच गया? स्थल कितना बता? जमीन 25%। तो ये लो, ये 25% मैंने ये कर दिया कि साहब ये 25% तो जमीन है, बाकी ये इतना पानी है। इस पानी में ये देखो लगभग 97% या 97.5% पानी जमा हुआ है, समुद्र में नहीं है। क्या है? जमा हुआ पानी है। कहां पर? ध्रुवों पर जमा हुआ है, जो योग्य नहीं है अपने, है ना। कुछ जमा हुआ है, अपने यूं कर लेते हैं इसको, जो काम अपने काम लेने योग्य नहीं है। अपने काम लेने वाला है मात्र 2.5% पानी। ठीक है, यहां पर ये ध्रुव है, बाकी पानी समुद्र में है, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है। ये वर्तमान में कंडीशन है अपनी। ठीक है, यानी यहां पानी है किस रूप में है? बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ये अपना समुद्रों में है ना, या फिर और भी जो नदी नाले हैं ये पानी है, बाकी ये अपनी क्या है? जमीन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि साहब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, यानी औसत तापमान से पृथ्वी का टेम्परेचर ऊपर हो गया। ये ग्लोबल वार्मिंग, जैसे टेम्परेचर ऊपर होगा तो पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ क्या होगी? पिघल जाएगी। अब ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ, पहले से ये समुद्र है, ये जमीन है, लेवल में ही है। अब समुद्र का जो ध्रुवों पर जो जमी हुई बर्फ थी वो पानी अब कहाँ आएगा जी? कहाँ आएगा? सीधी सी बात है, समुद्रों में आएगा, महासागरों के अंदर आएगा। जब यहाँ पानी आएगा तो आप देख रहे हो कि मान लीजिए एक कटोरी है, उस कटोरी को आपने भर रखा है, पहले से ही पानी से भर रखा है। यदि उसमें आप और पानी डालोगे तो बचा हुआ पानी कहाँ गिरेगा? बाहर गिरेगा। यही बात है, जैसे ही यहाँ महासागरों का लेवल पहले से ही बराबर है, पानी ध्रुवों वाला पानी और आएगा तो पानी कहाँ गिरेगा? इस जमीन के ऊपर आएगा। और इस समुद्र के अंदर जो छोटे मोटे द्वीप हैं, छोटे मोटे द्वीप हैं या फिर जमीन है, वो जमीन आसपास वाला क्षेत्र है, उसके अंदर पानी पहुंचने वाला है। यानी समुद्र के किनारे वाले तटीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जो छोटे मोटे जो द्वीप हैं, द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए जो ऐसी जमीन का टुकड़ा। तो जब समुद्र का तल का पानी बढ़ेगा तो जो द्वीप हैं वो तो पूरी तरह से समुद्र के नीचे चले जाएंगे, समुद्र में ही समा जाएंगे। ये दुष्परिणाम किसका निकल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का, विश्व उष्णता का। बात करते हैं और मनुष्य किस प्रकार से जिम्मेदार हुआ। एक कारण अपन ये भी बता सकते हैं क्या? विश्व उष्णता के लिए पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई
बहुत हद तक उत्तरदायी है। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ उसके लिए हरित गृह प्रभाव की ग्रीन हाउस जो गैस थी मेन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधों को आपने काट दिया, कौन सी गैस बढ़ी? मात्रा बढ़ने के कारण क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक है, अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं, इन फैक्ट्रियों के कारण होता है जो हानिकारक धुआं निकलता है। फ्रीज वगैरह उसमें जो आजकल इसका दूसरा आ गया है समाधान, तो इसका निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, CFC जो भरा जाता है, फ्रियोन जो गैस भरी जाती है, वो भी किसके लिए उत्तरदायी है? इसके लिए उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। पृथ्वी का तापमान इसके कारण बढ़ रहा है और इसके ऊपर जो पूरा विश्व है वो क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है, चिंतित है। इसके लिए अनेक प्रकार की सभाएं और जो सम्मेलन हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। अगला जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है ओजोन। ओजोन को आपने सामान्य रूप से ही पढ़ा होगा कि ओजोन रक्षा करती है, ये है। बहुत सारी घटनाएं हैं, ओजोन को अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे।